हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एलएलबी प्रथम सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट, उसके विस्तृत अध्ययन के बारे में। ये नई श्रृंखला में आपको एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के संपूर्ण सब्जेक्ट का विस्तृत अध्ययन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रायः देखा ये जाता है कि एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस जो हम पढ़ते हैं वो एग्जाम में आते नहीं और हमें बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। और जब जानकारी नहीं होती तो आगे के भविष्य में हम अच्छे अधिवक्ता शायद साबित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास जब जानकारी नहीं होगी, अध्ययन नहीं होगा, तो शायद अभ्यास में भी दिक्कत आएगी। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और विशेष अध्ययन, विस्तृत अध्ययन का आनंद उठाइएगा, ताकि विस्तृत जानकारियां आप तक पहुंच सके। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है, ये सारे के सारे ऑथेंटिकेट मटेरियल से ही हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सीएलपी से हैं। संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? जरा इसकी परिभाषा को देखिएगा बड़े गौर से। संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसके अनुसार किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों की स्थापना की जाती है। ये दस्तावेज किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों के स्वरूप, उनकी संरचना और उनकी शक्तियों और उनके मुख्य कार्यों को परिभाषित करता है। इसके साथ साथ संविधान में सरकार तथा सरकार के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों को परिभाषित किया गया है। संविधान राज्य तथा नागरिकों के मध्य राजनीतिक संबंध को विनियमित करने का प्रयत्न करता है, यानी नागरिकों और राज्य के मध्य राजनीतिक संबंध हैं, उनको विनियमित करने का कार्य करता है और प्रयत्न भी करता है। अतः संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि संविधान देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का पुंज होता है। यह रही संविधान की परिभाषा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपको हमारे चैनल से फायदा होगा। एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, एमसीक्यूज भी मिलेंगे और विस्तृत अध्ययन भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संवैधानिक विधि की परिभाषा दीजिए। संवैधानिक विधि क्या है? डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देखिएगा, इसी से एमसीक्यूज उठाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रायः ये देखा गया है कि जो एमसीक्यूज बुक में हैं वो एमसीक्यूज नहीं आते हैं, प्रायः नए क्वेश्चन आते हैं और वो सब के सब विस्तृत कंटेंट से ही उठाए होते हैं। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट प्रथम सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक बैक का ही सामना करते हैं और दो दो तीन तीन सब्जेक्ट में बैक लेकर के बड़े लंबे समय तक या तो एलएलबी करते हैं या बीच में ही छोड़ के छुट्टी कर लेते हैं अपनी। तो इस प्रकार की परिस्थिति से बचने के लिए विस्तृत अध्ययन करिएगा और हमारा चैनल आपका बहुत सहयोग करेगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा आंसर, संवैधानिक विधि किसी देश या राष्ट्र की सर्वोच्च विधि है। संवैधानिक विधि उन समस्त नियमों को अपने में समाविष्ट करती है जो संप्रभु की शक्तियां उसके सदस्यों व सदस्यों के मध्य संबंधों को परिभाषित या विनियमित रेगुलर करते हैं। ये नियम संप्रभु यानी सॉवरेन तथा सदस्यों की शक्तियों के निष्पादन की विधि को भी सुनिश्चित करते हैं। प्रोफेसर एवी डाइसी के अनुसार संवैधानिक विधि के नियमों में राज्य प्रमुख के उत्तराधिकार तथा प्रमुख न्यायकर्ता के परमाधिकार का भी निर्धारण रहता है। इन नियमों में विधायकों के निर्वाचन की विधि भी सम्मिलित रहती है। संवैधानिक विधि के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्तियां, उनके दायित्व और कार्यक्षेत्र भी निर्धारित रहते हैं। संवैधानिक विधि में राज्यों की अधिकारिता तथा नागरिकता से संबंधित उपबंध भी सम्मिलित रहते हैं।
तो संक्षेप में संवैधानिक विधि किसी राष्ट्र की वो सर्वोच्च विधि है जो उस राष्ट्र के स्वरूप, उस राष्ट्र के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका की संरचना, कर्तव्य एवं अधिकारों का विवेचन करती है। संवैधानिक विधि किसी राष्ट्र के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को अंतर्विष्ट करती है। आपको हमारे चैनल पर विस्तृत अध्ययन मिलेगा जिसकी कि आप सबको आवश्यकता है। वीडियो पूरा सुनिएगा, सुने तो पूरा सुने, सारे वीडियो जितने भी अपलोड हों सारे पूरे सुनिएगा जिससे कि आपको विस्तृत फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वीडियोस थोड़े लंबे लंबे होंगे क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होगा तो शॉर्ट वीडियो का कोई मतलब नहीं है। विस्तृत अध्ययन के लिए आपको बड़े वीडियो ही चाहिए। देखिएगा, संवैधानिक विधि तथा सामान्य विधि में अंतर क्या है। संवैधानिक विधि और सामान्य विधि में अंतर क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड जनरल लॉ, दोनों में अंतर क्या है। देखिएगा, मार्शल के अनुसार, किसने इसकी परिभाषा दी, मार्शल ने। मार्शल के अनुसार संविधान की शक्तियां अपरिवर्तित होती हैं तथा उन्हें विधि के सामान्य प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संविधान अन्य विधियों के समक्ष स्तर और शक्ति में सर्वोच्च तथा प्रमुख होता है। अन्य विधियां उसके अधीन होती है तथा संविधान के स्रोत तथा शक्ति से जीवन पाती हैं। प्राय आपको देखने को मिलेगा कि इजी नोट्स या अन्य जो ऑथेंटिकेट मटेरियल है उनसे भी एमसीक्यूज आपको बहुत कम ही मिलेंगे। एमसीक्यूज हमेशा ही विस्तृत अध्ययन से हर बार नए मिलते हैं, इसलिए सारे के सारे वीडियो पूरे सुनिएगा। संविधान की प्रस्तावना देखिएगा, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी को भी देखते चलिएगा क्योंकि भारतीय संविधान जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ संविधान की भाषा और विधिक भाषा केवल अंग्रेजी है। इसलिए LLB 6 सेमेस्टर में आपको एक पूरा का पूरा पेपर मिलेगा इंग्लिश का, जिसमें ग्रामर भी है, यानी जनरल इंग्लिश और लीगल लैंग्वेज टोटल अध्ययन आपको करने को मिलेगा। इसलिए अंग्रेजी पर भी ध्यान दीजिएगा और सारे के सारे शब्दों को अभी से याद करना शुरू कर दीजिएगा ताकि बाद में बहुत आसानी रहे। प्रीएम्बल मीन्स होता है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना क्या है देखिएगा। प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है जो अधिनियम को पारित किए जाने के आशय एवं अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का उल्लेख रहता है। जैसा कि न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा है कि प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्श एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। प्रस्तावना अधिनियम के उद्देश्यों तथा नीतियों को समझने में सहायक होती है। इन री बेरुवारी, इन बातों को भी बड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि परीक्षा में ये भी आते हैं। इन री बेरुवारी यूनियन AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 845 नामक बाद में उच्च न्यायालय ने यही कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। किसमें कहा गया, इन री बेरुवारी यूनियन AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 845 नामक बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। हमारे संविधान की प्रस्तावना निम्न है। देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना को सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। संविधान की उपरोक्त प्रस्तावना के अवलोकन से निम्न बातें हमें विदित होती हैं। कौन कौन सी, देखिएगा। प्रथम ये कि संविधान का स्रोत क्या है, दूसरा ये कि संविधान का उद्देश्य क्या है, और तीसरा ये कि संविधान को किस तिथि को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इन चीजों को नोट करिएगा कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया, किस तिथि को अधिनियमित किया गया और किस तिथि को आत्मार्पित किया गया। ये क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उद्देशिका संविधान का भाग है? Whether the preamble is the part of the Constitution। इस प्रश्न का दूसरा भाग देखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों का वर्णन कीजिएगा। डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स सेट आउट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिएगा प्रश्न का आंसर। इन्हीं प्रश्नों से एमसीक्यूज बनते हैं। हर बार नए एमसीक्यूज आते हैं जो शायद किसी भी बुक्स में, कॉपीज में नहीं मिलते हैं। एक दो मिल जाए तो अलग सी बात है, बाकी ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। तो इसलिए आपको विस्तृत अध्ययन करना ही पड़ेगा एलएलबी के लिए। और वर्तमान में एलएलबी तभी हो पाएगी जब आप अध्ययन करेंगे। बिना अध्ययन के ज़्यादातर यानी 100 में से 70% लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। पहुंचते वही है जो वास्तविक अध्ययन करते हैं। देखिएगा नंबर का, क्या उद्देशिका संविधान का भाग है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस विषय में इन री बेरूबारी यूनियन AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 845, इसको याद रखिएगा, नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का प्रेरणा तत्व भले ही मान लिया जाए, इस संविधान का अंश नहीं माना जा सकता। प्रस्तावना के रहने या न रहने से संविधान के मूल उद्देश्य में कोई अंतर नहीं आता। प्रस्तावना का महत्व तब होता है जब संविधान के प्रावधानों की भाषा संदिग्ध तथा अस्पष्ट हो। ऐसी परिस्थितियों में संविधान की प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसको नोट करिएगा इस बात को, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 को सुप्रीम कोर्ट 1461 नामक वाद में उच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया तथा ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना या उद्देशिका यानी जो प्रीएम्बल है संविधान का भाग है तथा संविधान का मूल स्वरूप जो संविधान का मूल स्वरूप है यानी बेसिक फीचर है। प्रोफेसर स्टोरी ने कहा, ये सारे के सारे नाम याद रखिएगा, बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे, कि संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका एक कुंजी के रूप में संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने का काम करती है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करते समय संविधान की समाप्ति के लिए उद्देशिका या प्रस्तावना की सहायता लेना वैध है, परंतु ये स्मरणीय रहे कि राज्यों की शक्तियों को कम अथवा विस्तृत करने की शक्ति संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से नहीं प्राप्त की जा सकती। सुप्रसिद्ध विधि शास्त्री काविन उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके अनुसार यद्यपि संविधान की उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, परंतु यह संविधान को दिशा निर्देश प्रदान करती है। एक एक वीडियो भी रोज सुनेंगे तो बहुत कल्याण हो जाएगा और बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, बेस्ट तैयारी हो जाएगी। SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट 1918 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। और जो क्वेश्चन का दूसरा भाग था वो देखिएगा, प्रस्तावना के उद्देश्य देखिएगा। संविधान की प्रस्तावना में ये स्पष्ट उल्लेख है कि संविधान का उद्देश्य भारत को प्रभुता संपन्न, समाजवादी तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना था। प्रभुता संपन्न यानी सोवेरेन का मतलब क्या होता है? प्रभुता संपन्न शब्द इस बात का द्योतक है कि भारत आंतरिक तथा बाह्य रूप से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है।
भारत की प्रभुता संपन्नता है, सॉवरेनिटी है, ये भारत की जनता में निहित है। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रमंडल यानी जो कॉमनवेल्थ है इसका सदस्य है, परंतु भारत ने ये सदस्यता अपनी इच्छा से स्वीकार की है और जब चाहे वो इससे पृथक हो सकता है। अतः इससे भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता। लोकतांत्रिक शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। गणराज्य का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसका प्रमुख वंश उत्तराधिकार द्वारा नहीं आता। गणराज्य का मतलब, गणराज्य वो है जहाँ का जो मुखिया होता है वो वंशानुगत नहीं होता, उसको गणराज्य कहते हैं। जिसका प्रमुख वंश उत्तराधिकार द्वारा नहीं आता, उसका चुनाव जनता या जनता के प्रतिनिधि करते हैं। इस प्रकार ब्रिटेन तथा जापान लोकतांत्रिक देश है परंतु गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां राजा भी होता है, किंग भी है, क्योंकि वहां शासनाध्यक्ष सम्राट या साम्राज्ञी उत्तराधिकार द्वारा अपने पद को ग्रहण करते हैं, राजा का लड़का ही राजा होता है। जबकि भारत का राष्ट्रपति एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत के संविधान ने भारत को एक समाजवादी राष्ट्र के रूप में निर्मित किया है। समाजवादी राष्ट्र क्या होता है? समाजवादी राष्ट्र वो है जिसमें समाज कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है और यहाँ समाज का हित सर्वोपरि है। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति हित के माध्यम से राष्ट्र हित की बात सोची जाती है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है जिसमें समाज कल्याण सर्वोपरि होता है। पंथ निरपेक्ष शासन प्रणाली से तात्पर्य एक ऐसी सरकार से है जिसमें किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, परंतु सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ऐसी शासन प्रणाली में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत में सभी व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन में संविधान में जोड़ा गया, इसको नोट कर लीजिएगा। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस प्रकार भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहते हैं, से ये प्रतिलक्षित होता है कि भारत की शासन व्यवस्था क्या होगी, भारत के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, भारत में शासन का लक्ष्य क्या होगा तथा भारत में धर्म के बारे में क्या दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना ये स्पष्ट करती है कि भारत के संविधान का ध्येय क्या है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में सभी नागरिकों को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के साथ साथ राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा तथा भारत में सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, विश्वास यानी फेथ तथा धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होगी। भारत में सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्राप्त होगी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये संकल्प व्यक्त किया गया है कि इस शासन व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को गरिमा प्राप्त होगी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के उद्देश्य से सभी व्यक्तियों में बंधुत्व स्थापित करने का प्रयास होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जितने वीडियो लंबे होते हैं उतने ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि बहुत सारा विस्तृत अध्ययन आप सबको करवाना है तो बहुत छोटे में कंटेंट आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की रचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्हीं से प्रश्न निकाले जाते हैं। संविधान की रचना यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्वतंत्रता प्राप्ति के सुख की अनुभूति भारतवासियों के लिए स्वाभाविक एवं अनोखी थी, लेकिन साथ ही साथ एक नए संघर्ष और चुनौतियों का बोझ भी हमारे सिर पर था। उस समय ये संघर्ष था न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता और बंधुत्व के आधार पर लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करने का। ये भी एक संघर्ष था कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में जीवित रखने का। इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए एक ऐसे संविधान की भी आवश्यकता थी जो देश का आधारभूत विधान बन सके। अतः
स्वतंत्र भारत ने सर्वप्रथम एक नूतन संविधान के निर्माण का कार्य अपने हाथों में लिया और कैबिनेट योजना के अनुसार, याद रखिएगा, कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1946 को, कब? नवंबर 1946 को, आजादी से 1 वर्ष पहले, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया, जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 296 सदस्य थे। कैबिनेट योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया? नवंबर 1946 को। उस समय इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 296 सदस्य थे, जिसमें 211 सदस्य कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे और शेष स्थान खाली थे। संविधान बनाने के लिए जब संविधान की सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, कब हुई पहली बैठक? ये भी याद रखिएगा। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो उसके सामने अनेक चुनौतियां थीं। एक तो वो थी सीमाएं, जिन्हें कैबिनेट योजना ने लगाया था, और दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने ये निर्णय लिया था कि वो संविधान सभा की बैठक में सम्मिलित नहीं होगी। लेकिन हमारे संविधान निर्माता अपने कार्यों में साहस से डटे रहे और इसी दौरान 3 जून 1947 को ये निर्णय हुआ कि देश का विभाजन होना है। इसके बाद संविधान सभा के सामने जो समस्याएं थी वो समाप्त हो गईं और सन 1947 के अधिनियम के पारित होने पर संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गया और ये भारत के लिए जैसा भी चाहे वैसा संविधान बना सकती थी। वो कैबिनेट मिशन की सीमाओं के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं थी। आपको विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है अगर एडवोकेसी करनी है। इस अनिश्चितता की स्थिति के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति ने संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया और संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने बहस हुई। कितने महीने? 8 महीने तक। और इस दौरान उसमें भी अनेक संशोधन किए गए और संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 11। इस प्रकार संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक निरंतर प्रयत्न के पश्चात 26 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण के कार्य को पूरा कर लिया। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया। संविधान के कुछ उपबंध तो उसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही प्रवृत्त हो गए थे और शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। लोग जिसे संविधान के लागू होने की तारीख भी कहते हैं और हम अपना गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि बिना जानकारी के एक अच्छा वकील बनना शायद असंभव है। संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व क्या है? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? देखिएगा उत्तर। संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व, एक संघात्मक संविधान में सामान्यतः निम्नलिखित आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। देखिएगा बड़े गौर से। लिखित संविधान। संघात्मक संविधान का प्रमुख गुण ये है कि लिखित होता है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में? 395 अनुच्छेद हैं। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस बात को। 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। अब देखिएगा शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। संघीय संविधानों का प्रमुख तत्व शासन की शक्तियों का केंद्र तथा घटक राज्यों में विभाजन होता है। संघीय व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण मामलों को छोड़कर जो देश की एकता एवं अखंडता के लिए आवश्यक है, राज्य एक स्वतंत्र शासन घटक के रूप में कार्य करते हैं और भारत में भी शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा राज्य के मध्य हुआ है।
कुछ मामलों को छोड़कर राज्य स्वतंत्र घटक के रूप में कार्य करते हैं। शक्तियों के विभाजन देखिएगा, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों द्वारा किया जाता है। देखिएगा कौन कौन सी सूची है। सबसे पहली तो है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और तीसरी है समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट। अब देखिएगा संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में लिखित संविधान के प्रावधानों के अनुरूप सभी विधायी कार्यपालिकीय तथा न्यायिक कार्यों का संचालन होता है, और ये सुनिश्चित करना कि क्या कोई कार्य संविधान के प्रावधानों का अतिक्रमण करके हुआ है। न्यायपालिका का कर्तव्य है कि हमारी न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है तथा असंवैधानिक कार्यों को शून्य घोषित करने का अधिकार रखती है। वीडियो को बड़ा गौर से सुनिएगा, एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार सुनिएगा, क्योंकि सारे के सारे तथ्य आपके मस्तिष्क में भी रहना आवश्यक है। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लंबे समय तक आप विस्तृत कंटेंट का फायदा उठा सकें, और अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। देखिएगा नंबर 4, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा सर्वोच्चता है, इंडिपेंडेंस एंड सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी। हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए इनकी पदावधि, वेतन सुनिश्चित है। इसके निर्णयों की आलोचना से संबंधित प्रतिबंधात्मक उपाय भी संविधान में है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता को संविधान में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा संविधान की परिवर्तनशीलता। लिखित संविधान स्वभावतः जो है अनम्य होता है। भारतीय संविधान में अन्य संघात्मक संविधानों की भांति संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में निर्धारित की गई है। विशेष संशोधन कहाँ निर्धारित किया गया है? अनुच्छेद 368 में। ये सारे के सारे अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे। सभी बंधुओं से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे चैनल पर आपको विस्तृत अध्ययन संबंधी टोटल कंटेंट मिलेगा एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए और समस्त सब्जेक्ट्स के लिए। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।